Hello dear students, welcome back to our channel all over NCERT. Update you all are fine and doing well in your studies as well. तो dear student, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9 चैप्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंटरप्रेन्योरशिप तो हमने ऑलरेडी कर दिया. एंटरप्रेन्योरियल जो आपका स्किल्स चैप्टर था, लेकिन आज हम लोग नया चैप्टर ले आए हैं जो कि है ग्रीड स्किल्स. और ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका वो है IT वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका लास्ट चैप्टर है. तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे और ये काफ़ी इजी चैप्टर है. आपको ऐसा लगेगा इस चैप्टर को पढ़ के कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 4th में, EVS वगैरह में. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं EVS वगैरह में. तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट. तो इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट में मैं आपको बता दूँ एनवायरनमेंट होता क्या है. सो वर्ड एनवायरनमेंट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनमेंट. मैं फटाफट रीड करूँगी क्योंकि बच्चे हमें और भी चैप्टर करने हैं और अगर हम इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हमें और चैप्टर्स के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, है ना. सो द वर्ड एनवायरनमेंट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनमेंट मीनिंग टू एनसाइकल और टू सराउंड. द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग और एक्सटर्नल कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ पीपल एंड एनिमल और प्लांट्स living or working condition, etc. Environment refers to the sum of total condition which surround the man at a given point of space or time. In the beginning of the environment of the early man comprised the abiotic or living aspects, non-living aspects of the earth, land, air and water, or and biotic or living organism, man, animals and plants. But gradually with the march of the time and advancement of society, man altered and extended his environment through his social, economic, and political functions. Generally speaking, environment is equated with the natural nature, wherein physical component of the earth, land, air, water, soil, etc., support and affect the life in biosphere. In fact, environment is viewed in different ways and with different angles by different groups of scholars. But it may be safely argued that environment is inseparable whole and is constituted by interacting systems of physical and biological and cultural elements which are interlinked individually and collectively in many ways. Environment is defined as circumstances and physical condition that surround and affect an organism or group of organisms. The social or cultural conditions that affect an individual or the community. तो आप डिस्टेंट यहाँ पे देखो ध्यान से. सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट को समझना है. हमें समझना है रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एनवायरनमेंट इकोसिस्टम फैक्टर कॉसिंग इनबैलेंस. ये समझेंगे हम लोग. 2-3 पेज का है ये कॉन्सेप्ट. उसका फिर नो अबाउट नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन. नेचुरल रिसोर्स के बारे में समझेंगे, उनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं वो समझेंगे हम लोग. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के बारे में समझेंगे. डेफिनेशन समझेंगे ग्रीन इकोनॉमी की और इंपॉर्टेंस समझेंगे ग्रीन इकोनॉमी का. ठीक है, तो सबसे पहले डिजिटल इंट्रोडक्शन एनवायरमेंट से करें तो आपको एनवायरमेंट की मीनिंग पता होनी चाहिए. अगर डिक्शन में एनवायरनमेंट के बारे में बात करूँ तो एनवायरनमेंट डिक्शन आपके फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू सराउंड और टू एनवायर और टू एनसेक्ट. ठीक है, तो एनवायरनमेंट का अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग देखूँ तो डिक्शनरी मीनिंग में उसमें लिखा रहता है अ सराउंडिंग. जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आपने देखी होगी उसमें लिखा आता है अ सराउंडिंग या फिर अस एक्सटर्नल कंडीशन डेट आर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ पीपल, एनिमल और प्लांट्स. ठीक है, लिविंग और वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा. अब डिजिटल एनवायरनमेंट है क्या. एनवायरनमेंट डिजिटल है आपके, आपने 4th क्लास में पढ़ी थी एनवायरमेंटल स्टडीज. एनवायरनमेंट का सबसे पहले आपको उसमें मीनिंग बताया जाता है. एनवायरनमेंट डिजिटल क्या होता है, सम ऑफ टोटल कंडीशन में सराउंड द मैन. अगर आप एक कमरे में बैठो, आपके अगल बगल में जितनी भी चीज़ है वो सब आपके एनवायरनमेंट में लोगे. जैसे अगर आपके बगल में आपकी एक अलमीरा है और आप एक बिस्तर में बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर आप जो है कुर्सी और टेबल में बैठ के पढ़ रहे हैं, देन ऑल आर द एनवायरनमेंट. जो भी चीज़ आपको सराउंड कर रही है. ठीक है, तो इन बिगनिंग जो एनवायरनमेंट था डिजिटल अर्ली मैन का, वो एबायोटिक या नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स जो है अर्थ के लैंड एयर वाटर कंप्राइज करता था. एंड बायोटिक जो कि है मैन, एनिमल्स और प्लांट्स. बट ग्रेजुअली विद द मार्च ऑफ टाइम और एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, मैन ने जो है एक्सटेंड कर दिया एनवायरनमेंट थ्रू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फंक्शंस. तो अब डिजिटल एनवायरनमेंट को हम लोग जो है डिफरेंट पॉइंट्स में जो है बांटते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक और डेफिनेशन दे रखी है एनवायरनमेंट की. देखो यहाँ पे ध्यान से. हाँ, circumstances and physical condition that surrounds and affect an organism or a group of organisms और द सोशल एंड कल्चर कंडीशन दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल और द कम्युनिटी. 2 चीज़ें आजकल आ गई है क्योंकि भाई एडवांसमेंट हो गया टेक्नोलॉजी का. आप सिर्फ इन्वायरमेंट सिर्फ आपका जो है एबायोटिक एस्पेक्ट्स और बायोटिक एस्पेक्ट्स की सीमित नहीं रह गया. ठीक है,
अब डिस्टन अगर मैं नेक्स्ट में मूव ऑन करूँ तो स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमें पता है डिस्टन की अगर मैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट बताऊँ तो सिंस द मैं पहले इसको पूरा चीज़ रीड करती हूँ फिर आपको एक एक करके समझाऊंगी। सिंस द एनवायरनमेंट इज बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट encompasses both non-living, abiotic and living biotic components of the planet Earth. Thus, on the basis of the basic structure, the environment may be divided into two basic types: physical or abiotic environment and biotic environment. On the basis of physical characteristics, state biotic or physical environment is subdivided into three broad categories, that is solid, liquid and gas, which represent the lithosphere, solid earth, and hydrosphere, water component, atmosphere, air surrounding the earth respectively. Thus the three basic divisions of the physical environment is termed as lithospheric environment, atmospheric environment and hydrospheric environment. So biotic component of the environment consists of plant flora and the animal fauna, including the man as the important factor. Thus the biotic environment can be divided into flora environment and fauna environment. अगर इस टाइम मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट जो होता है मैन का वो क्या सराउंड करता है। एक तो होता है आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं सारे आपके, और एक होता है आपके नॉन लिविंग एक्सपेक्ट जो आपके बायोटिक एस्पेक्ट्स होते हैं। तो डिस्टिंग जो एनवायरनमेंट है उसको ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डेट इज एबायोटिक एनवायरनमेंट एंड बायोटिक एनवायरनमेंट। अब डिस्टिंग एबायोटिक में वेरियस फैक्टर्स आ गए, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, तो उसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सब कैटेगरीज में: लिथोस्फेरिक एनवायरनमेंट, हाइड्रोस्फेरिक एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट। लिथोस्फेरिक यानी कि व्हाट इज रिलेटेड टू लैंड, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट रिलेटेड टू एयर, एंड हाइड्रोस्फेरिक यानी कि वाटर। ठीक है। और डिस्टेंट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है एनवायरनमेंट में, उसमें डिस्टेंट वो कंसिस्ट करता है आपके प्लांट्स और एनिमल्स के, उसके अलावा तो कोई और जीव होता नहीं है। तो प्लांट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोरल एनवायरनमेंट और एनिमल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉरल एनवायरनमेंट, क्योंकि आपने अपनी एनवायरमेंटल स्टडीज़ में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा कि प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं और एनिमल को फौना कहते हैं। क्लियर। अब डिस्टेंट हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे ये इतना तो सबको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब डिस्टर हम लोग आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम फैक्टर्स कॉजिंग इम्बैलेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2-3 पेज का कॉन्सेप्ट है, फटाफट समझेंगे क्योंकि और भी आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है। सो रिलेशनशिप अगर मैं निकालूँ तो सबसे मैं पूरा पेज रीड कर लेती हूँ, फिर एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है। So the study of the relationship between man and the environment always drawn attention. The relationship of man and environment has also influenced the development of human society of all organisms. Man is most skilled and civilized. Therefore, it is significant to note the following aspects of man. Physical. देखो स्टडी जो है रिलेशनशिप बिटवीन मैन और एनवायरनमेंट की हमेशा से डिस्ट्रिक्ट जो है अटेंशन ब्लॉक करती है, हमेशा देखती है कि भाई क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। सो मैन जो है सबसे ज़्यादा, आप भी जानते हो मैन सबसे ज़्यादा स्किल्ड है, सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि हम लोग 3 एस्पेक्ट्स मैन के देखें। कौन कौन से? सबसे पहले फिजिकल यानी कि मैन इज द कॉम्पोनेंट of the biological community such requires basic elements of the physical environment such as air, water, food and habitat, etc. Biological population like other biological population। देखो क्योंकि जो है मैन आपका कहाँ से कंप्राइज करता है, आपके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से कंप्राइज करता है, तो उसको बाकी सारे बायोलॉजिकल यानी कि बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही बेसिक नेसेसिटीज चाहिए। जैसे उसको भी जो है आपका क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए या हैबिटेट चाहिए, एक्सेट्रा चाहिए बायोलॉजिकल, जैसे और बायोलॉजिकल पॉपुलेशन को चाहिए वैसे ही उसको भी ये सारी चीज़ें जो है चाहिए। ठीक है। सोशल में आते हैं। मैन स्टैब्लिशेस द सोशल इंस्टीट्यूशन, फॉर्म सोशल ऑर्गेनाइजेशन, formulates laws and policies to safeguard his existence, interest and welfare। ठीक है। तो अब देखो रिसर्च सोशल में अगर मैं बात करूँ तो मैन जो है क्या स्टेब्लिश करता है, सोशल इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश करता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करता है, फॉर्मुलेट करता है लॉज और पॉलिसीज, ताकि वो अपने सेफगार्ड एक्सिस्टेंस को जो है सेफगार्ड कर सके, इंटरेस्ट और वेलफेयर को। ठीक है। अब नेक्स्ट इकोनॉमिक में आते हैं तो मैन जो है डिराइव करता है, मैन डिराइव यूटिलाइजेस रिसोर्सेज फ्रॉम फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट विथ हिज स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज। मैन जो है डिस्टन क्या करता है, डिराइव करता है और यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज को फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से, उसकी स्किल्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अब डिस्टन द चेंजिंग रिलेशनशिप ऑफ मैन विद द एनवायरनमेंट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 पीरियड। इसको हम लोग 4 पीरियड में डिस्टन डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पेस्टोरिज्म,
प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब डिस्कशन 4 चीज़ों में हम लोग जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पीरियड ऑफ हंटिंग और गैदरिंग की बात करूँ, तो बिगनिंग में जो था अर्ली मैन था वो जो है फूड गैदरर था, और वो बेसिकली किसका पार्ट था, एनवायरनमेंट का पार्ट था। तो जब मैन ने जो है सीखा कि भाई एनिमल्स को इस तरह से हंट किया जाता है, तो मैन का पहला एक्सप्लॉयटेशन था नेचुरल रिसोर्स को। ठीक है, early man made fire to cook food, roast animals to drive away dangerous animals, and to clear forests. This led to the burning and destruction of forests. Thus, fire was one of the major early ecological tools used by man to change the environment for his own benefit. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया डिस्टन। तो सबसे पहले जो है उसने जो है क्या सीखा, हंट करना सीखा। तो उसने पहली बार नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करा और इससे फायर वगैरह चीज़ों की जो डिस्कवरी की। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन वेस्टर्निज्म। तो जैसे जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन बढ़ती गई, जो एनिमल था वो एनिमल्स को जो है जो मैन था वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लग गया अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, जैसे मिल्क, मीट, कैरिंग लोड एक्सेट्रा के लिए। और necessitated certain habitats for domesticated animals, which ultimately led to the destruction of forest and exploitation of forest resources. और धीरे धीरे उनको चारा भी चाहिए क्योंकि एनिमल्स को पालना है, तो एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट में जाता था ताकि उनको फीड कर सके, है ना। तो डिस्टेंट डोमेस्टिकेशन जो है उसको और जगह जो है घुमाते भी रहा, तो इससे पेस्टोरलिज्म जो भी है वो भी बढ़ा। फिर जो है डिस्टेंट आपका आता है पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये 4 पीरियड आपको बहुत ध्यान से याद करना है। पहला है पीरियड ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, दूसरा पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पेस्टोरलिज्म, तीसरा एडिशन पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। तो फिर डोमेस्टिकेट किसको करने लग गया, मैन प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करने लग गया खुद के फायदे के लिए कि भाई उससे अनाज वगैरह उगाएगा, है ना। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरा का एग्रीकल्चर का जो है डेवलपमेंट हुआ। आपका जो मैन है वो एग्रीकल्चर करने लग गया और उससे भी जो है क्या करने लग गया, प्रॉफिट कमाने लग गया। ठीक है, so domestication of plants for food became the hallmark in the development of human skill and timing and controlling the basic component of the natural environment system. So इसको मैं अच्छी तरह पहले रीड कर लेती हूँ। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट फॉर फूड बिकम द हॉलमार्क एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल एंड टेमिंग कंट्रोलिंग द बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट लेड टू द प्रिवेंटिव एग्रीकल्चर एंड सेडेंटरी लाइफ ऑफ द पीपल हु आर नॉर्मेट्स। ऑब्वियसली डिस्टेंट सेडेंटरी लाइफ उनकी हो ही जाएगी जो नॉर्मेट्स है, क्योंकि डिस्टेंट अब जो है वो कल्टिवेट करने लग गया। तो भाई जो नॉर्मेट्स है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं अपने फूड के सर्च के लिए वगैरह के लिए, अब वो नहीं जा सकते क्योंकि कल्टिवेशन होने लग गया। अब जो ग्रेसिंग लैंड्स हैं वो कम होने लग गए, तो वो अब दूसरी जगह जो है क्या करेंगे जाके, है ना, फूड के लिए। Cultivation of food crops resulted in formation of social groups and organization. Now men started settling down in the river valleys due to the availability of fertile land, which developed as river valley civilization. From here onwards started the journey of man transformation, transformed the natural environmental resources around him and through improved farming practices, resulting in gradual increase in human population. This led to the clearing of forests to have access to more agricultural land. With the passage of time, man developed his own cultural environment by building houses and creating towns and cities, constructing roads and ब्रिजेस। ठीक है, तो ये सारा आया आपका पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर में। फिर हम आते हैं पीरियड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अब साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड में क्या हुआ, फिर एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि देश में आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो इसमें जो आपका इमरजेंस था ऑफ साइंस और डेवलपमेंट जो था टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे होतेगा, है ना। तो इसमें जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है, और हाई जो इन टेक्नोलॉजी इससे ह्यूमन जो है नेचुरल एनवायरनमेंट का और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे न्यू तरीके से जो है एक्सप्लॉयटेशन करने लग गया। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन लेट 19th सेंचुरी एंड द इमर्जेंस ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इम्बर्टेड the friendly relationship between man and his natural environment. The impact of modern technology on natural environment is highly complex and controversial.
Highly advanced technologies and scientific techniques led to the indiscriminate exploitation of natural environment. This has created most of the present day environmental problems. अब जैसे 4 पीरियड हमने अच्छी तरह समझे. पीरियड ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग में हमने समझा. फिर हमने समझा पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन मेस्टोरिज्म. फिर हमने समझा पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एग्रीकल्चर. फिर हमने समझा पीरियड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है. अब जैसे हम लोग आते हैं इकोसिस्टम में. इकोसिस्टम का अगर मैं बात करूँ तो इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स इन अ गिवन एरिया एंड ऑल नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट लिंक टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी फ्लो. तो अब देखो दोस्तों, जो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिस्ट करता है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए गिवन एरिया में. और सारे जो नॉन लिविंग फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में, उनको भी कंसिस्ट करता है. और ये एक साथ लिंक करके क्या बनाते हैं, आपका एक साइकिल बनाते हैं, न्यूट्रन साइकिल बनाते हैं. और इसी को हम लोग क्या करना है, इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है. अब डिस्टन यहाँ पे आता है ऑर्गेनिज्म लिविंग विद इन रिलेटिवली नैरो स्पेस ओवर द अर्थ सर्फेस. इट इज लेस देन 20 सेंटीमीटर थिक, एक्सटेंडिंग अबाउट 8 किलोमीटर above the sea level and 10 kilometer below it. This thin film of land, water and soil over the earth's surface is called biosphere. Ecosystem is the part of it. Ecosystem is a dynamic complex whole interacting as an ecological unit. Some consider it as a basic unit in ecology, a structural and functional unit in equilibrium, characterized by energy and matter flowing between different elements that compose it. Ecosystem may be of different size. They may be whole forest or small pond. Different ecosystem are often separated by geographical barriers like deserts, mountains or ocean, or are isolated otherwise like lakes or rivers. As these borders are never rigid, ecosystem tend to blend into each other. As a result, a whole earth can be seen as single ecosystem, or lake can be divided into several ecosystems depending on the use scale. ठीक है. तो यहाँ पे हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा. इकोसिस्टम में आपको इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ डिस्टेंट बायोस्फीयर समझना है. जो दिस थिन फिल्म ऑफ लैंड और वाटर और सॉइल जो है अर्थ की सरफेस में, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं. और बायोस्फीयर के बाद डिस्टेंट मैंने आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है कि इकोसिस्टम जो है क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है जो कि कंप्राइज करती है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड ऑल द नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर. ठीक है. उसका फिर डिस्टेंट मैंने आपको बायोस्फीयर बता दिया, थिन फ्लेम ऑफ लैंड, सॉइल एंड वाटर एंड डिस्टेंट. अब कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम में आ जाओ. तो कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम के देखो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स में और एबायोटिक जो होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. अब बायोटिक कंपोनेंट्स में डिस्टेंट आपके 3 टाइप के आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं और डिकम्पोजर्स आते हैं. अब एबायोटिक जो होते हैं आपके, उसमें आपके 3 आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और क्लाइमेटिक फैक्टर्स. ठीक है. तो देखो बायोटिक जो होता है लिविंग, उसमें प्रोड्यूसर्स है, साइकिल होती है ना, क्योंकि इकोसिस्टम में पूरी साइकिल चलती है आपकी, है ना. क्लाइमेटिक फैक्टर्स और एनवायरनमेंट लिंक टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड एनर्जी फ्लो. तो देखो भाई, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. देखो प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स हो गए, उसका फिर डिकम्पोजर्स हो गए जो डिकम्पोज करते हैं, है ना. और फिर एबायोटिक में आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट आ गया, ऑर्गेनिक कंपोनेंट आ गया और क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ गया. ठीक है. ये है कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम. अब मैं आती हूँ आपको टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में. डायग्राम्स जिसमें कभी कभार आ जाते हैं, आप तो देख लिया करो. ठीक है. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में, एन इकोसिस्टम में भी either be artificial or natural or artificial. The natural ecosystem again can be divided into terrestrial ecosystem. All these types of ecosystem are self-sufficient interacting system in the biosphere, and these have a similar fundamental plan in the structure and function. ठीक है. इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन आपके नेचुरल भी हो सकते हैं या आर्टिफिशियल हो सकते हैं. जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसको हम लोग जो है टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है डिवाइड कर सकते हैं. और जो आपका आर्टिफिशियल जो होता है आपका इकोसिस्टम, उसको भी जो है हम लोग उसको हम लोग जो है डिस्टम अभी डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पार्क, किचन गार्डन वगैरह सारी चीज़ें उसमें आती हैं. ठीक है. तो अब डिस्टम यहाँ पे मैं आती हूँ आपको इस पार्ट को दिखाने. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कभी कभार आ जाता है, कंपोनेंट्स वाला भी आ सकता है डायग्राम, ये भी आ सकता है.
ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आप लोग दो पार्ट से बांटोगे, एक तो होगा नेचुरल और एक होगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आपके आएंगे कॉपलैंड, क्रॉपलैंड, एक्वेरियम, प्लांट पार्क, किचन गार्डन। और नेचुरल में आपके दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड इकोसिस्टम जैसे ग्रासलैंड हो गया आपका, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सारे इकोसिस्टम। और इसी में आपका आ जाएगा एक्वेटिक यानी कि वाटर इकोसिस्टम। अब जैसे एक्वेटिक वाटर सिस्टम को आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जो कि आपका लेंटिक जो कि होता है स्टेगनेंट वाटर जैसे लेक या पॉन्ड हो गया, और फिर आपका होता है लॉटिक यानी कि फ्लावरिंग वाटर जिसमें रिवर, स्ट्रीम, ओशन वगैरह आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स कॉजिंग इनबैलेंस इन एनवायरनमेंट। अब देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डी स्टूडेंट, डायरेक्ट फैक्टर्स भी होते हैं, इनडायरेक्ट फैक्टर्स भी होते हैं, हम दोनों समझते हैं। ठीक है। सो ह्यूमन कॉज इन इम्बैलेंस एनवायरनमेंट इन टू वेज, इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इंटेंशनल, ठीक है, जो डायरेक्ट होते हैं मतलब समझ जाओ इंटेंशनल, ठीक है, इंटेंशनल, सॉरी आई वॉज फॉरगेटिंग द टर्म एंड बार बार मिसप्रोनाउंस कर रही थी उसको, तो सॉरी। इंटेंशनल इम्पैक्ट्स आर प्री प्लान्ड एंड मैन इज अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सच चेंजेस इंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये चेंजेस क्या इंक्लूड करते हैं ये समझो। सबसे पहला आता है आपका लैंड यूज चेंजेस। लैंड यूज चेंजेस यानी कि आप लोग जो है क्लियर कर दो फॉरेस्ट को, बर्निंग द ग्लास लैंड फॉर क्रॉप कल्टिवेशन, फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर कमर्शियल पर्पसेस, चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न इन रिलेशन टू द new farming techniques, new high yield seeding, use of weedicide, pesticides, fertilizers, irrigational facilities etc. मतलब बेसिकली आप इसमें लैंड यूज चेंजेस कर रहे हो यानी कि बर्न कर रहे हो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, ट्रीज को काट रहे हो कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न्स आपके अलग हैं, आप लोग वीडीसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करके सॉइल को ख़राब कर रहे हो। उसका फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शन एक्सकेवेशन। तो इसमें दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन आ जाता है डैम का, रिजर्वायर्स का, कैनल्स का, और इसमें आपका डाइवर्जन्स हो गए, मैनिपुलेशन हो गया ऑफ रिवर चैनल्स, और कंस्ट्रक्शन हो गया ऑफ एम्बैंकमेंट्स और डाइक्स टू प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम द फ्लड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, माइनिंग, ड्रिलिंग ऑफ मिनरल्स ऑयल्स, विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा। मतलब कंस्ट्रक्शन से भी जो है आप लोग कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हो इन्वायरमेंट को। उसका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गई जैसे डिस्टन आप लोग मैकेनाइजेशन और एग्रीकल्चर, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, इन सब का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स हो गए जैसे डिस्टन आप लोग क्लाउड सीडिंग टू रिड्यूस पर्सिपिटेशन को रिड्यूस करने के लिए क्लाउड सीडिंग कर रहे हो, डिस्पर्सल एंड क्लियरिंग ऑफ क्लाउड्स एंड फॉग, चेकिंग ऑफ हेल स्टॉर्म्स एक्सेट्रा। इस सब से भी जो है एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। फिर आपका लास्ट आता है न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या है स्टूडेंट कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो यूज़ कर रहे हो आप इंक्रीजिंग नीड फॉर कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हो जिससे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे ईस्टर्न न्यूक्लियर जो आपका एटम बॉम्ब था वो हिरोशिमा और नागासाकी में जब फूटा था, तो आज भी वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं। क्यों होते हैं वो? इसकी वजह से तो डिस्ट्रक्शन हुआ है ना। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी होता है। तो ये 5 चीज़ें आपने याद कर ली। लैंड यूज चेंजेस हो गया, आपके कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशंस हो गया, उसका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आ गई, फिर वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स हो गए, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हो गए। अब डिस्टेंट द इफेक्ट ऑफ सच एन एंथ्रोपोजेनिक changes in the natural environment are noticeable within the short period. They may continue to affect the environment for the long time, but these changes are reversible because man is able to set the adverse effects right to the certain extent. For example, deforestation leads to the accelerated rate of soil erosion, resulting in gully erosion and loss of soil fertility on the one hand, and enormous increase in sediment load in the river, which may cause severe floods on the other hand. These chain effects can be effectively stopped by afforestation in deforested area. मतलब इसको तो आप आराम से जो है सही कर सकते हो बाय एफॉरेस्टेशन वगैरह से, ठीक है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछ लेते हैं टीचर्स। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ मैन ऑन द एनवायरनमेंट आर नॉट premeditated or planned, and these arise from those human activities which are directed to accelerate the pace of economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो आप चीज़ें करते हो वो सारी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स में आती है। जैसे समटाइम्स सच इफेक्ट्स आर नॉट रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल भी नहीं होता है, देयरफॉर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट देम। तो उसको सही करना और उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
डियर स्टूडेंट क्या क्या है ये चीज़ें, तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट रिलेटेड टू पॉल्यूशन, जैसे डियर स्टूडेंट सॉइल पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, रिजल्टेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है। ये सारे डियर आपके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में आते हैं। द रिलीज ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट्स इनटू द इकोसिस्टम थ्रू देयर यूजेस as insecticides, fertilizers, etc. alters the food chain and food web. Similarly, the release of industrial waste into stagnant water, rivers and seas contaminates the water, causing several diseases and deaths of the organizer and thus disturbs the ecological balance. अब दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, तो ये चीज़ हमारी जो है हो चुकी है। तो अब हम आते हैं नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन में। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, प्रैक्टिस फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें सॉइल, वाटर, एयर मेन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और मिनरल्स का कंजर्वेशन सीखोगे। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन सीखोगे, जिसमें सॉइल पॉल्यूशन का कंजर्वेशन सीखोगे, वाटर पॉल्यूशन का कंजर्वेशन सीखोगे मेथड्स, और एयर पॉल्यूशन का कंजर्वेशन और प्रिवेंशन के मेथड्स आप लोग सीखोगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन सीखोगे, उसके बाद आप ग्रीन इकोनॉमी की, फिर बस बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह हमारा चैप्टर एंड होगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम लोग नेचर से डिराइव करते हैं और जिनको ज़्यादा मॉडिफिकेशन हम लोग नहीं करते हैं, ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स आर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी may be needed to natural resource use a natural resource in best possible way. Natural resource can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. Renewable resources जिसमें वो रिसोर्स होती हैं which renewed और replenish quickly. फॉर एग्जाम्पल जिसमें एयर हो गया, वाटर हो गया और सनलाइट, अब तो वाटर भी धीरे धीरे नॉन रिन्यूएबल बनने वाला है, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके पास एक लिमिटेड स्टॉक होता है, और जैसे ही ये स्टॉक जो है एग्जॉस्ट हो जाता है, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाता है उसको रिन्यू या फिर रिप्लेनिश होने में। जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे जो है नेशन आपके क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आप प्रैक्टिसेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स देख लेते हैं। तो देखो, इन मोस्ट ऑफ अस कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स मीन्स होल्डिंग और कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ दीज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट पार्ट ऑफ इट इज लेफ्ट फॉर द फ्यूचर। दिस इज नॉट द करेक्ट ऑब्जर्व। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन ये होता है कि उनका सप्लाई जो है कंट्रोल करना और उनको इस तरह से जो है कंजर्व करना कि हम लोग के लिए फ्यूचर में भी वो थोड़ा सा बचे। इसका मतलब नहीं होता। कंजर्वेशन इज द होलिस्टिक अप्रोच विच इंक्लूड प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, रिस्टोरेशन एंड एनहांसमेंट। यानी कि इसमें आप लोग प्रिजर्वेशन करते हो, प्रिजर्वेशन हो गया आपका, मेंटेनेंस करते हो नेचुरल रिसोर्सेज का, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हो, और रिस्टोरेशन करते हो, इनहेंस करते हो इन नेचुरल रिसोर्स को और भी ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे प्रैक्टिसेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया है? टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्स एंड थ्रू इट द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड टू इंश्योर द कंटिन्यूस यील्ड ऑफ रिसोर्सेज बाय एस्टेब्लिशिंग अ बैलेंस साइकिल ऑफ हार्वेस्ट एंड रिन्यूअल। अब देखो, कुछ मैटर्स हम लोग प्रैक्टिसेस और कंजर्वेशन जो है डिस्कस करते हैं मतलब एक एक करके। सबसे पहले सॉइल के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो सॉइल को आप कैसे कंजर्व कर सकते हो? ट्रेसिंग की हेल्प से कंजर्व कर सकते हो। कॉन्टर प्लाइंग जब आप लोग करोगे, कॉन्टर प्लॉइंग से भी जो है आपका सॉइल जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे आपका सॉइल जो है आपका सॉइल जल्दी जो है न्यूट्रिएंट लॉस नहीं करता है। फिर कंट्रोलिंग द शिफ्टिंग कल्टिवेशन को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो कि भाई जला देते हैं बहुत सारे लोग, है ना, फिर उसको जो है अंदर सॉइल में डाल देते हैं वगैरह चीज़ों। कंट्रोलिंग द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, एफॉरेस्टेशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो फिर सॉइल की क्वालिटी जो है इंप्रूव होगी। प्लगिंग द गलीज, और उसका फिर प्लांटेशन ऑफ बुशी प्लांट्स एंड ट्रीज इन द डेजर्ट्स में अगर ये सारी चीज़ें आप उगाओगे, सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। उसके बाद फिर इसमें क्रॉप रोटेशन हो गया आपका, कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ रेन वाटर इन द ड्रेन्स एंड रिवुलेट्स, और कंट्रोलिंग ओवरग्रेजिंग से भी अगर आप कंट्रोल करोगे तो आपका सॉइल इरोजन से बच सकता है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन यहाँ पे मैं सॉइल के एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। तो ट्रेसिंग हो गया, कॉन्टर प्लॉइंग हो गया, और आपका क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग द गलीज और प्लगिंग द गलीज। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा कंट्रोलिंग द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग बुशी प्लांट्स एंड ट्रीज इन द डेजर्ट्स, ठीक है। ट्रीज इन द डेजर्ट्स, क्रॉप रोटेशन हो गया डिएशन आपका, कंट्रोलिंग ओवरग्रेजिंग हो गया, कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ रेन वाटर, ड्रेन्स एंड रिवुलेट्स हो गया। अब वाटर की बात करूँ तो स्प्रिंकलर इरीगेशन हो गया, ड्रिप टैकल इरीगेशन हो गया, मल्चिंग हो गया डिएशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप करोगे तो वाटर बचाओगे, रिसाइकिल करना वेस्ट वाटर को, स्टॉपिंग डोमेस्टिक वेस्टेज ऑफ वाटर, डोमेस्टिक वेस्टेज ना हो वाटर का कि भाई वैसे पानी बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू ड्रेन्स और रिवर, ट्रीटमेंट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ट्रीटमेंट करके
ही वाटर बॉडीज़ में डाला जाए, ऐसे ही ना डाला जाए, वरना वाटर बॉडीज़ में पॉल्यूट होती हैं। उसमें भी न्यूट्रिशन आपका आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, ठीक है। तो वाटर में आप लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन और ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर थ्रोइंग देम इनटू द रिवर बॉडीज। उसके बाद फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, स्टॉपिंग डोमेस्टिक वेस्टेज ऑफ वाटर, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। फिर आ जाता है एयर। एयर में आप कैसे कर सकते हो, यूजिंग स्क्रबलर्स इन चिमनीज एंड थर्मल पावर स्टेशन। स्क्रबलर्स अगर चिमनीज और थर्मल पावर में यूज़ करोगे तो आपकी एयर जो है कंजर्व होती है। यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर्स इन ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर्स अगर आप यूज़ करते हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल से बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह निकलता है, ठीक है। यूज़ ऑफ सीएनजी इन मोटर व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, क्योंकि सीएनजी से कम धुआं निकलता है, डीजल कम पॉल्यूशन होता है। उसका भी जैसे कार पूलिंग, अगर आप ज़्यादा सब लोगों के पास, अगर सब लोग क्या होते हैं जनरली अपनी कार शो ऑफ करने के लिए अलग अलग कार में जाएंगे, जबकि एक ही परिवार के लोग हैं, तो आप लोग कार पुलिंग कर सकते हो। एक ही व्हीकल में सब लोग जो है 5-6 लोग बैठ के जा सकते हो, ठीक है। इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द चिमनीज की हाइट इंक्रीज करने से, और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा के कि एयर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना हमें उसकी ज़रूरत है, और स्ट्रिक्टेंट रूल्स और रेगुलेशंस की मदद से भी, ठीक है। तो यूजिंग स्क्रबलर्स इन चिमनीज एंड थर्मल पावर स्टेशन, यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर्स इन ऑटोमोबाइल्स, then use of CNG in motor vehicles, diesels and petrol, carpooling, public awareness and using stringent rules and regulation। अब स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद आ जाता है आपका फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स का प्रिवेंशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जूलॉजिकल गार्डन। इस्टेब्लिशमेंट करना नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जूलॉजिकल गार्डन का। उसका स्टॉपिंग पोचिंग एंड स्मगलिंग, पोचिंग और स्मगलिंग को स्टॉप करना, उनको जो है पोच यानी नहीं करना, क्योंकि अगर आप वाइल्ड लाइफ में बार बार एनिमल्स को पोचिंग वगैरह करोगे, उनको मारोगे उनकी स्किन वगैरह के लिए, तो उनकी जो वो जो है धीरे धीरे एंडेंजर्ड हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन, अच्छे अच्छे रूल्स निकालना, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख दोगे प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसमें उसके बाद जियोलॉजिकल गार्डन्स, देन स्टॉपिंग पोचिंग और स्मगलिंग एंड स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मिनरल्स में। मिनरल्स की अगर मैं बात करूँ तो रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग, यूज़ ऑफ मॉडर्न एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो मिनरल्स को बार बार, मॉडर्न और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। चेंजिंग एनर्जी वेस्टेज एंड लाइफस्टाइल, एनर्जी वेस्टेज और लाइफस्टाइल को चेंज करने से। यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर पावर, विंड मिल या टाइडल पावर हो गया। यूज़ ऑफ एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यूज़ करने से। और यूज़ ऑफ सीएनजी इन व्हीकल्स, सीएनजी यूज़ करो व्हीकल्स में। यूज़ ऑफ सोलर चूल्हाज एंड बायोगैस चूल्हाज। स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन, अगेन रूल्स जो है स्ट्रिक्ट होने चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस एंड कैंपेन्स। तो रीयूज एंड रिसाइकलिंग हो गया आपका, यूज़ ऑफ मॉडर्न एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हो गया, चेंजिंग सीवेज वेस्टेज एंड लाइफस्टाइल, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स, और उसके बाद फिर यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर पावर, टाइडल पावर, विंड मिल्स। उसके बाद फिर यूज़ ऑफ एलपीजी इन द रूरल एरिया, सीएनजी इन व्हीकल्स, and use of solar chulhas and biogas chulhas, stringent legislation, public awareness and campaign। सब सारा इसमें जो कॉमन पॉइंट है stringent rules and regulations है, तो भाई ये तो सब में लिख के आ जाना, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। तो अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कि everyone of us has right to clean the environment. The greatest threat to environment is pollution, soil, water, air and noise pollution। तो ये सारे मेन पॉल्यूशंस के इन्होंने नाम दिए हैं। We need to reduce pollution at all cost। हमें हर कॉस्ट में पॉल्यूशन को कम करना ही होगा। अब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स इन्होंने हमें सजेस्ट करे हैं पॉल्यूशन को कम करने के। हम लोग फटाफट मेजर्स को देखते हैं। सबसे पहले डिस्टर, अगर आपको सॉइल या लैंड पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो इंडस्ट्री शुड बी मेड टू इंस्टॉल कलेक्टर्स टू रिमूव पर्टिकुलेट वेस्ट, जैसे फ्लाई ऐश हो गया चिमनी से, ये सारी चीज़ें, इसके कलेक्टर्स जो है उनको इंस्टॉल करने चाहिए ताकि ये फ्लाई ऐश वगैरह को कंट्रोल करते हैं, वरना वो एयर में जो है उड़ जाते हैं और सॉइल में भी चले जाते हैं। सॉइल में जाने से सॉइल का जो है पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है। और प्रॉपर वेस्टेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग ट्रिपिंग और सैनिटरी लैंड, ठीक है। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि आप लोग टिपिंग को जो है कंट्रोल कर सको। और सैनिटरी लैंडफिल जो होता है, यानी कि लैंडफिल को जो है आप लोग पूरा जो कूड़े कबाड़ से भर देते हो वो नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो डंपिंग ऑफ गार्बेज होता है उससे भी आपको वॉइस में बहुत प्रभाव पड़ता है।
देन से नो टू प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक को लैंड में ज़बरदस्ती घुसाओगे, सॉइल में घुसाओगे, प्लास्टिक तो डीएसटी आपका रिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि प्लास्टिक जो है नॉन रिन्यूएबल होता है, प्लास्टिक मतलब नॉन डिग्रेडेबल होता है। वो जो है डीएसटी आपका रिप्लेने मतलब वो जो है आपका सॉइल में जो है डिकम्पोज नहीं होता है। फिर होता है सेपरेशन ऑफ डोमेस्टिक गार्बेज एंड पावर डिस्पोजल एंड इट्स प्रॉपर डिस्पोजल। ठीक है, डोमेस्टिक गार्बेज को आप लोग को सेपरेट करना है। ठीक है, डोमेस्टिक गार्बेज यानी गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को हटाना है और उनका प्रॉपर डिस्पोजल करना है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो उनका भी जो है प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। कभी भी आपको लिटर नहीं करना है, यानी कि आपको ऐसे ही कूड़ा उड़ा हर जगह फैलाना नहीं है। स्टॉपिंग यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड फार्मिंग में इनको यूज़ नहीं करना है, इससे सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती है। उसके बाद फिर डीएसटी कंपोस्ट योर ऑर्गेनिक वेस्ट, जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको आप कंपोस्ट करिए। जैसे डीएसटी गाय वगैरह भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो उनकी जो गोबर की खाद होती है, आपने सुना होगा, वो भी जो है बहुत ज़्यादा डीएसटी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको आप अगर कंपोस्ट करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देन डीएसटी रिफ्यूज़ रिड्यूस एंड रिसाइकिल ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, रिफ्यूज़, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब डिस्टर यहाँ पे मैं एक बार पढ़ देती हूँ। इंडस्ट्री शुड बी मेड टू इंस्टॉल कलेक्टर्स टू रिमूव पर्टिकुलर वेट फ्लाई एश, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल, से नो टू प्लास्टिक, सेपरेशन ऑफ डोमेस्टिक गार्बेज एंड इट्स प्रॉपर डिस्पोजेबल। उसका फिर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेवर लिटर, स्टॉपिंग यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, विडीसाइड एक्सेट्रा, कंपोज योर ऑर्गेनिक वेस्ट, रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब देखो कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन में आ जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन को आप लोग कैसे कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हो। सबसे पहले इंडस्ट्रियल लिक्विड वाटर का जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए बिफोर उसको आप लोग ड्रेन्स में डाल ले हो। फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट और रिसाइकिल होना चाहिए डोमेस्टिक वेस्ट का, डोमेस्टिक सीवेज का, बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द रिवर बॉडीज़ वगैरह। और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट आपका। उसके बाद प्रॉपर सेप्टिक टैंक्स और ऑक्सीडाइजेशन पॉन्ड्स, फिल्टर बेड्स एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड म्यूनिसिपल सीवेज प्लांट्स फॉर रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द सीवेज से रिमूव करने के लिए पॉल्यूटेंट, और प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज वाटर रिसोर्सेज और कंट्रोल ऑफ ऑयल स्पिल्स इन द एरिया। तो इसमें भी कुछ पॉइंट मैं आपका फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लिक्विड बिफोर डिस्चार्जिंग इन ड्रेन्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ डोमेस्टिक सीवेज बिफोर डिस्चार्जिंग, प्रॉपर ड्रेनेज एंड प्रॉपर यूज ऑफ सेप्टिक टैंक्स, ऑक्सीडेशन पॉट्स, फिल्टर बेड्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड म्यूनिसिपल सीवेज प्लांट्स फॉर रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द सीवेज। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज ऑफ वाटर बॉडीज, कंट्रोल ऑफ ऑयल स्पिल्स इन एसीज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए। कर्बिंग इमिशंस फ्रॉम मोटर व्हीकल्स यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इन व्हीकल, क्योंकि कम धुआं निकलता है बच्चे। उसके बाद आप लोग CO2 और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2 जो थी आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इन सबको जो है ये सारे इन सब का जो है कंप्लीट एलिमिनेशन करना है आपको। ऐसा इंजन जो है डिज़ाइन करना है। यूज़ ऑफ फिल्टर्स, उसका फिर साइक्लोन कलेक्टर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज़ करना है आपको। बर्निंग ऑफ स्टब जो होता है फार्मर जो है जो बचा कुचा स्टब वगैरह वेस्ट होता है उसको जला देते हैं, वो आपको फार्मर्स को रोकना है वो करने से। इंस्टॉलेशन ऑफ एयर प्योरीफायर्स का आपको इंस्टॉलेशन करना है, इनको इंस्टॉल करना है। और स्टॉपिंग बर्निंग ऑफ गार्बेज फ्यूल वुड वगैरह को आपको स्टॉप करना है बर्न होने से। आपको फॉरेस्ट फायर को भी रोकना है। एफॉरेस्टेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट करना है, बिकॉज अगर एफॉरेस्टेशन होगा तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ेगी। ठीक है, तो एक और बार मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। कर्बिंग इमिशन फ्रॉम वाटर व्हीकल्स यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इन द व्हीकल्स, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ CO, NO2 और हाइड्रोकार्बन फॉर इम्प्रूविंग इंजन डिज़ाइन by improving engine design, use of filters, use of cyclone collectors and electrostatic precipitators, stopping burning of stubs of crops by farmers, installation of air purifiers, stopping burning of garbage fuel wood, क्या कहते हैं, stopping forest fire, afforestation।
अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। तो ये हम लोग बढ़ते हैं आगे। So, nation green economy is defined as an economy that aims at reducing environmental risk and ecological scarcities, that aims for sustainable development without degrading the environment. That 2011 UNEP Green Economy Report argues that to be green, an economy must not be efficient but also fair. Fairness related to recognizing the global and country level equity dimensions, mainly in assuring a just transition to an economy that is low carbon, resource efficient and socially inclusive. ठीक है। prominent scholar defines the green economy as based on 6 main sectors: renewable energy, green building, sustainable transport, water management, waste management, land management। ठीक है। तो द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि है ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डिफाइंस ग्रीन इकोनॉमी एज एन इकोनॉमी in which economic growth and environmental responsibility work together in mutually reinforcing fashion while supporting the progress on social development। तो डिस्टन यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी होती क्या है, नाम से पता चल रहा है। ग्रीन इकोनॉमी डिस्टन ऐसी इकोनॉमी है जो कि एम करती है रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटल रिस्क को कम करने में जो एम करती है, एंड इकोलॉजिकल स्कार्सिटी। इट एम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो बट एनवायरमेंट को डिग्रेड करे बिना हो, है ना। तो हमें जो है डिस्टन 2011 की UNEP जो इकोनॉमिक रिकॉर्ड से आर्ग्यू करती है कि अगर आपको ग्रीन बनना है तो इकोनॉमी को भी जो है इकोनॉमी मस्ट नॉट बी एफिशिएंट बट ऑल्सो फेयरनेस होनी चाहिए इकोनॉमी में। उसको अगर डेवलप करना है इकोनॉमी को तो उनको मतलब इतना भी ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए कि वो नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाए। उनको क्या करना चाहिए, उनको नेचुरल रिसोर्स को यूज़ तो करना चाहिए, बस सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना चाहिए। ठीक है। प्रोमिनेंट स्कॉलर डिफाइंस ग्रीन इकोनॉमी बेस्ड ऑन 6 मेन सेक्टर्स। कौन कौन से 6 मेन सेक्टर्स है ये आपको याद होने चाहिए। इसको आप लोग याद कर सकते हो, RGS डब्ल्यू और WW और L। ठीक है। तो R का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी। G का मतलब होता है ग्रीन बिल्डिंग्स। S का मतलब होता है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। W का मतलब होता है वाटर मैनेजमेंट। एक और W का मतलब होता है वेस्ट मैनेजमेंट। और एक और L का मतलब होता है लैंड मैनेजमेंट। ठीक है। क्लियर डिसीजन। 3 तो मैनेजमेंट वाले हैं और 3 आपके हैं एनर्जी बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट वाले। ठीक है। तो RGSWWL, RGSWWL। तो R यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, G ग्रीन बिल्डिंग, RGS यानी कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, W वाटर मैनेजमेंट, W वेस्ट मैनेजमेंट, L लैंड मैनेजमेंट। क्लियर। तो आप देखो कॉमर्स वाले भी यही कहते हैं, जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इकोनॉमी in which economic growth and environmental responsibility work together in mutually reinforcing manner fashion while supporting the progress on social development। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे आ जाते हैं। ये है आज का लास्ट टॉपिक जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। सो ऑन द वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग ग्रीन इकोनॉमी इज इट्स पोटेंशियल टू एलिवेट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कॉज बाय पॉल्यूशन। यानी कि पॉल्यूशन से जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा उसको ग्रीन इकोनॉमी जो है रिड्यूस कर सकती है। ऑन द ग्लोबल स्केल इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल वार्मिंग, डेजर्टिफिकेशन, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। ऑन द लोकल लेवल एडजस्टिंग टू अ ग्रीन इकोनॉमी could lead to significant improvement in air, water and soil quality. Then second है इसका benefit, a green economy has a potential to lead to economic growth. This will lead to creation of new market in areas such as biofuels, renewable energy sources। ठीक है। इट हैज़ पोटेंशियल टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ग्रीन इकोनॉमी से आपके जो है पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकती है। ठीक है। Green economy can provide an opportunity to create more economic and social advantages mainly in emerging countries। ठीक है। तो इससे जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप नए इकोनॉमी जो है बढ़ा सकते हो और सोशल एडवांटेजेस विद द इमर्जिंग कंट्रीज में, क्योंकि अब आप इसमें सजेस्ट करोगे किस तरह आप लोग अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हो वाइल सेविंग योर रिसोर्सेज ऑल्सो। ठीक है। दिस कैन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन एनर्जी इम्पोर्टेशन एंड सेव मनी। एनर्जी इम्पोर्टेशन, एनर्जी बचेगी और मनी भी जो है सेव होगा। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टर आपका है, इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव रिसोर्स एफिशिएंसी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकम क्लीनर एंड दिस लीड टू फूड सिक्योरिटी। यानी कि डिस्टर इससे जो है आपका रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है क्लीन होगा, जिससे आपकी जो रिसोर्स फूड सिक्योरिटी है डिस्टर वो भी जो है बढ़ेगी। फूड सिक्योरिटी बोले तो आपका जो फूड है वो भी जो है बहुत ज़्यादा क्लीन होगा और उसमें जो है इतना हार्मफुल चीज़ें नहीं होंगी।
ठीक है। न्यू इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी दैट इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, environmental friendly technology that emerge as a result of green economy will help to protect and improve agriculture production। वही रीजन, अगर ग्रीन इकोनॉमी अपनाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इम्प्रूव होगा। by adopting green economy, emerging economies will be able to open a new market segment for production export of green products and services। इन्वेस्टिंग इन ग्रीन इकोनॉमी विल लीड टू, ये 3 पॉइंट आपको याद करना है। क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, बेनिफिट्स इन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, देन इम्प्रूविंग द एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, एनर्जी भी आपकी बचेगी। तो ये डिस्टर इस तरह आपका जो चैप्टर है ग्रीन स्किल्स ये हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर डिस्टर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लाऊंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट एंड डेटा साइंस से रिलेटेड वाले वीडियोस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।